सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड द रूल्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। So there are the four objectives of business. First is the economic objective, second is the human, third is social, and fourth is the national objective. Let's begin with the economic objective of the business. Here the word economic says that it includes those objectives which are income oriented or profit oriented. So first point is profit earning. प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आइदर इट इज एन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या फिर एक रिटेल शॉप हो, सभी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द बिजनेस रिस्क एंड प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, एक्सपांशन एंड सर्वाइवल। ये जो प्रॉफिट होता है ना, यही बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ करता है। बिजनेस को अगर आपको एक ग्रोथ देनी है या फिर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, सर्वाइवल के लिए अगर आपको मनी चाहिए, तो वो प्रॉफिट ही होता है। जैसे कि गारमेंट की कंपनी है, वो क्या सेल कर रही है? क्लोथ सेल कर रही है एट प्राइस हायर देन द कॉस्ट। कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने मैन्युफैक्चर किया, उसको मैन्युफैक्चर करने में आपको लगे 10,000 रुपीज और आपने उसको बेचा 15,000 पे, तो 5,000 का यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यही जो प्रॉफिट होता है, ये आप बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उसकी एक्सपांशन और सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, सर्वाइवल है। एवरी बिजनेस मस्ट फर्स्ट इंश्योर इट्स सर्वाइवल बाय कवरिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड कंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशन। देखिए, भूल जाइए प्रॉफिट, एक्सपांशन, ग्रोथ। अगर आप अपने बिजनेस को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उसको सर्वाइवल ही नहीं दे पाएंगे, तो क्या आप उसके ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं? क्या आप बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले तो बिजनेस को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो उसका सर्वाइवल कर पा रहा है, जो भी बेसिक ऐसे एक्सपेंसेस हैं वो उसको कवर कर पा रहा है, या फिर जितने भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है कि जो भी ड्यूटीज या टास्क आप अपने बिजनेस में परफॉर्म करते हैं, तो उसको आपको करना है आफ्टर क्लियरिंग योर ऑल द एक्सपेंसेस। अगर सर्वाइवल नहीं होगा, तो बिजनेस दूसरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएगा। तो पहला काम है कि अपने बिजनेस को सर्वाइवल मोड पे लेकर आओ, फिर आप उसकी ग्रोथ एक्सपांशन करो थ्रू प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। अब बिजनेस एम्स टू इंक्रीज इट सेल्स। बिजनेस क्या एम करता है? कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके, ज्यादा से ज्यादा सेल करे, प्रोडक्शन इंक्रीज करे, कस्टमर बेस बनाए और मार्केट शेयर को इंक्रीज करे। अब ये ग्रोथ जो होगी, ये भी प्रॉफिट से होती है। सेल इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, कस्टमर बेस बनाना, ये सब कैसे होगा? ये प्रॉफिट से होगा। और इसी तरीके से आपका जो बिजनेस है वो आगे ग्रो करेगा। और जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वो आपके बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाओगे। ऑलराइट। फोर्थ पॉइंट इज द एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जहां पर आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज का रेंज बढ़ा देते हैं। मान लो कि एक कंपनी है XYZ, वो अभी तक सिर्फ 3 प्रोडक्ट सेल करती थी अपने बिजनेस के अंदर, बट लेटर ऑन उसने क्या किया? एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उससे क्या हुआ? उसने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। और देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आप नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वैसे ही अगर आप एक ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं और आप बिल्कुल एक एंटायर नए मार्केट में जाके खड़े हो गए, एक नया बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है या उसके अंदर आप एंटर कर लिए हो, तो उससे भी आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो। या फिर आपने एक नई ब्रांच ओपन कर ली है, जैसे एक सिटी में तो थे ही आप, दूसरी सिटी में भी आपने अपने बिजनेस की ब्रांचेस ओपन कर ली है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सके और आप ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सको। जैसे कि एक बेकरी है, उसने अपने न्यू आउटलेट ओपन करे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Business should use its human resource, money, machine, and raw material wisely. First, let us understand that what is the meaning of the resources. जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हुए आपको जितने भी फैक्टर्स
प्रोसेस में यूज आते हैं, जैसे कि आप जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस के बीच में आपको क्या फैक्टर्स ऐसे लगते हैं जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, आप लेबर्स के बिना काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, मतलब फाइनल प्रोडक्ट तो लेबर ही बनाते हैं। मनी आपको चाहिए होता है, कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो। आप जब प्रोडक्शन करते हो तो आप मशीनरीज भी यूज करते हो, रॉ मटेरियल भी परचेस करके लाते हो, तभी आप फिनिश प्रोडक्ट बना पाते हो। तो ये वही सारे रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को आपको एफिशिएंटली यूज करना है ताकि आप इसका कम से कम वेस्ट कर सको। और जितना कम वेस्ट करोगे उतना प्रोडक्शन का कॉस्ट आपका कम आएगा और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखिए, एक एग्जाम्पल है, कंपनी एक ए है और एक कंपनी है बी। इन दोनों को टास्क दिया गया है कि उनको 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, किसी भी प्रोडक्ट के 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। जो कंपनी ए है उसको 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में 10,000 रुपीज लग रहे हैं, और वहीं पे जो कंपनी बी है उसको 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में 12,000 रुपीज लग रहे हैं। मतलब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लग रहा है 12,000 का लग रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है? ऑफ कोर्स कंपनी ए, क्योंकि वो उतने ही यूनिट्स को सिर्फ 10,000 में प्रोड्यूस कर रही है। मतलब बी वाली कंपनी से 2,000 रुपए कम में उसको प्रोड्यूस करके बता रही है। तो इसी को हम कहते हैं कि जहां पर आप अपने रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सको। बात करते हैं हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज एन एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें। कस्टमर को आप किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं भाई? अगर आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, या फिर फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, या फिर गुड्स आफ्टर सर्विस, सेल सर्विस आपकी अच्छी रहेगी, तो उस तरीके से जो कस्टमर्स होंगे वो सेटिस्फाइड रहेंगे। अब बिजनेस गेन्स कस्टमर लॉयल्टी एंड इंक्रीज द रिपीटेड परचेस। भाई अगर आपके साथ एक कस्टमर बन गया है तो वो आपके बिजनेस तक हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका कस्टमर बन के रहेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें ताकि वो आपके कस्टमर बन सकें। अब मोबाइल कंपनी ऑफरिंग वारंटी एंड क्विक सर्विस टू इट्स कस्टमर। ये इस तरीके की जो ऑफर्स होते हैं उनको प्रमोट करके क्या करती हैं कंपनीज या बिजनेस, कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं और कस्टमर आपसे हमेशा बंधे रहते हैं। सेवेंथ पॉइंट है इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अ बिजनेस शुड कंटिन्यूअसली इंप्रूव इट्स प्रोडक्ट सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। जो बिजनेस होता है उसको हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और वो इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि जो कस्टमर की जो नीड्स हैं, द नीड्स ऑफ कस्टमर्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स। कस्टमर्स की जो डिमांड होती है, उनकी नीड्स होती है, वो चेंज हो जाती है। तो इसीलिए प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को भी हमको उनकी डिमांड्स के साथ में चेंज करते रहना चाहिए। इनोवेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है एंड आल्सो सपोर्ट्स द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इससे आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होते हैं बिकॉज कस्टमर इज अटैच टू यू। अ स्मार्टफोन कंपनी लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स विद द एडवांस फीचर एवरी ईयर। इससे क्या कर रहे हैं, वो इनोवेशन ला रहे हैं, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एडवांस फीचर लाकर वो मतलब इनोवेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव रह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तो ये जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है ये एम्प्लॉयज के बारे में बात करता है। बेसिकली जो लोग वहां पर काम करते हैं बिजनेस के अंदर, उनके बारे में जब बात की जाती है तो वही होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है एम्प्लॉय वेलफेयर। तो जो बिजनेस है शुड इंश्योर द वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग द फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर फैसिलिटीज। आप ये सारी जब
सर्विसेज उनको प्रोवाइड करोगे, जैसे कि आप फेयर वेजेस उनको दोगे या फिर सेफ वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉयज को रखोगे, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करोगे, या जितनी भी वेलफेयर फैसिलिटीज हैं आप जब अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करोगे तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। और जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल होता है, सारे काम को परफेक्टली परफॉर्म करता है। सेकेंड हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। जो बिजनेस होता है शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वो कोई काम को करने में हिचकिचाते हैं, जो भी नया काम होता है उसको नहीं करना पसंद करते हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट नो टू यूज टेक्नोलॉजी। इसीलिए नई नई ट्रेनिंग्स और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको लेकर आनी चाहिए, ताकि वो नॉलेज इंप्रूव कर सके और एम्प्लॉयज की स्किल्स को इंक्रीज कर सके। इसीलिए बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो स्किल डेवलपमेंट भी है। और इसी तरीके से वो अपने एम्प्लॉय से एफिशिएंटली काम करवाता है और उनको उनके करियर में ग्रो करने में हेल्प करता है। मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय जो होता है उसको हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहिए। किस तरीके से? रिवॉर्ड से, प्रमोशन देकर, उसका रिकग्निशन करके, या फिर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करके। आप जितना अप्रिशिएट अपने एम्प्लॉयज को करोगे वो उतना जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे और काम करेंगे। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज वर्क विद ग्रेटर डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस। This picture shows that how they are motivating their employees. It is written employee of the month. So through this they are getting the job satisfaction that they are doing their best work and they are getting motivated. Fourth point is the healthy human relation. A business should maintain the good relation among the employees, employer, customers, suppliers, and the stakeholders. Okay, so the term stakeholder here means this only, that when we are talking about the employees or employers, customers, suppliers, etc., so they only mean the stakeholder. Shareholders also come into the stakeholders. So basically the business has to maintain the good relationship among them. म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है, कॉपरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों के बीच में होना चाहिए, तभी एक पॉजिटिव वर्क प्लेस आप क्रिएट कर पाओगे और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो पाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है, ये जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काम करता है, हेल्प करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है जहां पर वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। मतलब बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड बिजनेस कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ द पीपल, और वही जो लोग होते हैं वो बिजनेस के अंदर आकर काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बिजनेस होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है ताकि वो सोसाइटी की, वो ह्यूमंस की हेल्प कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। जैसे कि वर्कर्स को हायर करना, इंजीनियर्स को या मैनेजर्स को हायर करना इनटू अ लोकल बिजनेस या फिर किसी इंडस्ट्री में। ये थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी के टूवर्ड्स। सबसे पहला है कि बिजनेस को क्वालिटी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं, अगर आप अपने कस्टमर्स को देंगे या प्रोवाइड करेंगे तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। आपको उनको रीजनेबल प्राइसेस पे भी ये चीजें देना है। फेयर प्राइसेस होनी चाहिए आपके गुड्स की। दिस हेल्प्स इन द बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट, गुडविल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जैसे कि एक फूड कंपनी है, वो बहुत हाई क्वालिटी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। सेकेंड है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग वाली एक्टिविटीज, तो आप जब भी ये सब काम करते हैं तो आपको फेयर रहना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना है। इट एक्टिविटीज शुड बी ऑनेस्ट एंड एथिकल। आपको ईमानदारी से काम करना है और सारे एथिक्स को फॉलो करना है। हमने प्रोफेशन में देखा था कि किस तरीके से आपको एथिकल होना पड़ता है, अपने काम के लिए एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाइड है। यहाँ पर कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, जैसे कि होर्डिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया, या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हो गए। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप एक
फेक शॉर्टेज क्रिएट करते हो कि आपके मार्केट के अंदर चीजों की शॉर्टेज हो रही है जबकि शॉर्टेज हुई नहीं होती है, और फिर आप उसको क्या करते हो, हायर प्राइसेस पे सेल करते हो। ठीक है, इसी को हम होर्डिंग बोलते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, जहां पर आप समझते हो काला बाजारी। अडल्ट्रेशन का ये मतलब होता है जब आप फूड या एडिबल आइटम्स के अंदर कुछ मिलावटें कर देते हो, तो इसी को हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऐसे जो मिसलीड कर रहे हैं, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। तो बेसिकली एथिकल बिहेवियर जो होता है वो आपके रेपुटेशन को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। इसीलिए आपको ये सारे काम, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करना है। थर्ड होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अ बिजनेस शुड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर्स के राइट्स होते हैं अपने, उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना होता है। किस तरीके से? आपको अपने कस्टमर्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, फेयर प्राइसेस पे आपको प्रोवाइड अवेलेबल करवाना पड़ता है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ता है, और इसी तरीके से एफिशिएंटली आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब कस्टमर सर्विसेज। जैसे कि एक कस्टमर आए शॉप पे और उनको कुछ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आपने दे दिया, तो उनके पास राइट्स है पूरे पूरे कि वो आपको इस बात पे इन्फॉर्म करें कि उन्होंने मतलब आपने उनको एक एक्सपायर प्रोडक्ट दिया है और वो आपसे रिफंड ले सकें। तो ये जो हो गया कस्टमर का राइट है। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑफरिंग वारंटी एंड कस्टमर सपोर्ट फॉर इट्स प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर वारंटी प्रोवाइड करके और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करके आप कस्टमर के राइट्स बता रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड कम्युनिटी वेलफेयर। हम बात कर रहे हैं अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पर कम्युनिटी वेलफेयर या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है by supporting the education, healthcare, skill development and other initiatives. This improves the quality of life in the community. जो society होती है उसकी life improve होती है. A company funding scholarship or organizing the free health camps can be a good example. Okay, talking about the next point, environmental protection. So, under the social objectives of the business, environmental protection also plays an important role. So, business should adopt environment friendly practices by reducing the pollution. कम से कम pollution आपको करना है, आपको industrial waste का ध्यान रखना है, मतलब basically जितना भी waste होता है उसको आपको manage करना है, आपको अपने natural resources को conserve करके रखना है, protect करना है। Sustainable business practices helps protect the environment from the for the future generation. Future generation के लिए आप इस तरीके से environment को protect कर सकते हो by practicing the sustainable business practice. A manufacturing company installing pollution control equipment जिससे वो pollution control करता है and using renewable energy resources. तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपने environment को protect कर रहे हैं। कमिंग टू द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे नेशन पे इम्प्लाई होते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसकी हमने कई बार बात कर ली है, तो ये जितने भी हमने पढ़े, जैसे कि सोशल हो गया, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हो गया बिजनेस का, नेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, इन तीनों ही चीज के अंदर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखा है और देखने को मिलेगा। सेकेंड है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बिजनेस शुड स्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया ऑल्सो, ठीक है, बैकवर्ड या फिर जो रूरल एरियाज है, दोनों जगह आपको अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेवलप्ड रीजन्स में जाकर अपने बिजनेस को सेट कर रहे हैं। तो बिजनेस को बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना है। जो भी रीजनल इनइक्वालिटीज होती हैं, जो जनरली बिजनेस करते हैं कि वो ज्यादा डेवलप्ड एरिया में अपने आप को सेट करना चाहते हैं, सो ये इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए और हमको बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोवाइड करना है अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि आपने एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट कर ली है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड वो क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ठीक है, फॉर द लोकल पीपल्स देयर। थर्ड इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, हमने रिसोर्सेज की भी बात की थी। जो भी आपके नेचुरल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनका आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंटली यूज करना है विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी वेस्टेज, ठीक है, और यही जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा।
फोर्थ है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। बिजनेस जो होते हैं आपको मतलब शुड प्रमोट एक्सपोर्ट्स। देखिए दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जहां पर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को, गुड्स और सर्विस को आउट ऑफ कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। बट आप किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाते हैं तो इसी को हम कहते हैं इम्पोर्ट्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, मैं आईएम से डिनोट कर देती हूँ, इम्पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट मतलब जहां पर अपनी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जाते हैं। तो ये हम क्यों प्रमोट करते हैं, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें, हम करेंसीज एक्सचेंज कर सकें और करेंसी अर्न कर सकें उनकी। जैसे कि अगर आप बाहर यूएस में भेज रहे हैं तो आपको डॉलर्स रिसीव होगा, तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया है। और बेसिकली आप जब प्रमोट करते हो एक्सपोर्ट को तो आप अपनी नेशनल इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो अपनी इकोनॉमी को, इसलिए भी ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बिजनेस को कहा जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा इंपोर्ट करवा रहे हो और कम से कम एक्सपोर्ट कर रहे हो। हमारा फायदा तब होता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम बाहर की कंट्रीज में जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। एन इंडियन टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स टू यूरोप एंड द यूएसए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट की भी को कंट्रीब्यूट करता है। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मतलब बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ऑब्लिगेशन है कि उसको इस तरीके से काम करना है कि वो डेवलपमेंट कर सके नेशन का। किस तरीके से, आपको सही टैक्सेस, फेयर टैक्सेस पे करने हैं ऑनेस्टली। आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसको अंडर स्टेट कर रहे हैं, कम से कम बता रहे हैं ताकि आपको टैक्सेस कम पे करना पड़े। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है, आपको इनोवेशंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, सोशल डेवलपमेंट में काम करना है। इसी तरीके से आप कंट्री की मतलब नेशनल डेवलपमेंट आप कर सकते हो, कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हो। अब हम आते हैं रोल्स ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस। प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर क्या रोल होता है ये हमको सभी को पता है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। सोर्सेज ऑफ इनकम। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड अर्नड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी और हु कैरीज आउट द सॉरी हु इन्वेस्ट द मनी एंड हु कैरीज आउट द बिजनेस। एंड उसके लिए क्या होता है रिवॉर्ड, उसके लिए प्रॉफिट ही रिवॉर्ड होता है, बिकॉज इनकम कहाँ से उसको रिसीव होती है, इस प्रॉफिट से रिसीव होती है फॉर रनिंग द बिजनेस। क्योंकि वो काम कर रहा है, वो बिजनेस रन कर रहा है, तो उसको क्या मिलता है, इनकम मिलता है। और ये जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ही प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट से ही आपको इनकम मिल पाएगा। सेकेंड है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अ बिजनेस नीड्स प्रॉफिट टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एंड रिमेन फाइनेंशियली स्टेबल। स्टेबल रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए होता है। ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए भी आपको प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नया प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है, नए मार्केट में आपको जाना है या बिजनेस को एक्सपांड करना है, आपको प्रॉफिट्स चाहिएंगे उसके लिए। इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। रिसर्च करना है, टेक्नोलॉजी नई लेकर आना है, नए इक्विपमेंट्स यूज करना है। बिल्डिंग रेपुटेशन एंड कॉन्फिडेंस। सो रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत होती है, बिकॉज आप किस तरीके से फंड्स रेज करोगे, आपके पास ये सारी चीजें होती हैं फंड्स लेने के लिए, जैसे कि कस्टमर से या फिर आप सप्लायर से, बैंक से, इन्वेस्टर से आप डिपेंड करते हो इनके ऊपर, क्योंकि ये आपकी कंपनी के अंदर आइदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर ये आपको चीजें सप्लाई करते हैं, या फिर ये वो पर्सन्स होते हैं जो आपके बिजनेस से चीजें परचेस करते हैं। इसीलिए इनके सामने आपको अपनी एक रेपुटेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। ये हमारा एक और टॉपिक एड ऑन हो गया है। We will continue this business risk into the another lecture, because in the today's index we only have to cover the
objectives of business and the roles of profit in business. So we will continue this business risk into the next lecture. And also, all the notes that I am using in this lecture are completely handwritten and prepared by me. So I hope they help you in understanding the concepts, and they are useful for your academic studies also, as well for the exam preparation also. So if you found this lecture helpful, don't forget to like the video and share it with your classmates and subscribe to the channel. Thank you so much.